गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में अभी तक जो बताए थे, तो पिछला जो क्लास था हम लोगों का, उसमें हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में पढ़े थे। स्फेरिकल एब्रेशन इज डेवलप इन मिरर एंड स्फेरिकल एब्रेशन इज ऑल्सो डेवलप इन लेंस। लेंस में भी स्फेरिकल एब्रेशन होता है। लेंस में स्फेरिकल एब्रेशन आगे चैप्टर जाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में बताए थे। अब देखिए यहाँ से, अब प्रश्न ये है कि स्फेरिकल एब्रेशन में कुछ क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन आया था स्फेरिकल एब्रेशन में, उस क्वेश्चन के बारे में पहले कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का पैराबोलिक मिरर होने वाला है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को पहले आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था। देखिए भाई, स्फेरिकल एब्रेशन में जो बताए थे याद होगा, स्फेरिकल एब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू हाइट स्क्वायर, स्फेरिकल एब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। दोनों को जरा ध्यान से एक बार समझ लेना है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है स्फेरिकल एब्रेशन का। तो कुछ स्टूडेंट का मानना था, सोच था, क्वेश्चन था, कह सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन जो है हाइट के स्क्वायर के कैसे प्रोपोर्शनल हुआ। बताए थे क्लास में, h इज द हाइट ऑफ मार्जिनल रे। h क्या है? मार्जिनल रे का हाइट है। तो देखिए, अगर ये मार्जिनल रे का हाइट है, तो नॉट इसको नहीं करना है, नॉट तो पहले आप लोग कर चुके हो। देखो यहाँ पर इसको हम लोग, एक ये मिरर है और इसमें से ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। तो जितने ज़्यादा हाइट से आएगा ये रे, यही न इसका हाइट है। इसी हाइट के बारे में बोले थे, यही इसका हाइट है इधर, और यही हाइट है इधर, एच। तो इधर से तो स्फेरिकल एब्रेशन इसके कारण यानी ये जितना बढ़ेगा, जितना ये बढ़ता जाएगा स्फेरिकल एब्रेशन बढ़ेगा। यानी ये टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एच का मान बढ़ेगा, और एच का मान बढ़ेगा तो स्फेरिकल एब्रेशन बढ़ेगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात क्वेश्चन विद्यार्थी का था कि रेडियस के तो समानुपाती होना चाहिए स्फेरिकल एब्रेशन। तो देखिए रेडियस के समानुपाती नहीं होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रेडियस रेडियस का मान अगर बढ़ता है तो स्फेरिकल एब्रेशन घटेगा। कैसे? अगर हम इसको दबाते हैं टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये जो मिरर है, जो अभी ऐसा था, अब ये मिरर ऐसा हो जाएगा। इसको दबा दिए, टेम्परेचर घट गया, लेकिन ये घटेगा तो ये उधर जाएगा। तो यहाँ से इस स्थिति में देख सकते हैं कि टेम्परेचर का मान घटा, लेकिन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रेडियस का मान क्या हुआ? बढ़ा। तो रेडियस का मान उसके कंपैरिजन में, रेडियस जो था इसके कंपैरिजन में रेडियस का मान बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ेगा तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होगा? घटेगा, क्योंकि रेडियस तब बढ़ेगा जबकि एपरेचर क्या होगा? घटेगा। इसलिए यहाँ पर इसका यही फार्मूला है। स्फेरिकल एब्रेशन तब हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट में जाते हैं, और ये हो गया एच स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर के जो है, के एक कांस्टेंट है, पर के इक्वल टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और इस न्यूमेरिकल कांस्टेंट का जो मान है वैज्ञानिकों के द्वारा लिया गया है 1/4। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि 1/4 ही यहाँ क्यों, 1/8 क्यों नहीं, 1/6 क्यों नहीं, 1/2 क्यों नहीं? देखिए सबसे पहला जवाब ये है कि ये हम लोग नहीं निकालते हैं। ये कौन निकालते हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो अपने विचार से अध्ययन करते हैं, जो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके द्वारा वो ये मान निकालते हैं कांस्टेंट का क्या मान होगा। जैसे बहुत सारी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो वैज्ञानिक प्लैंक ने निकाले अपने एक्सपेरिमेंट मेथड से, है ना। बहुत सारे कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट है, उसका मान साइंटिफिक मेथड द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी उसी मेथड से निकाला गया है। पहली बात तो हम लोग को उसमें तर्क की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर इसको समझना ही है कि आखिर 1/4 क्यों हुआ होगा, तो ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इसमें किसी भी मिरर में या किसी भी गोला में ये दो मुख्य रूप से
दो ही लाइन हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तीसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दो ही लाइन इसमें हो सकता है, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा वर्टिकल। ये 1 2 3 4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जनरली। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं, तब ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 पार्ट हो गया। इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये दूसरा वर्टिकल एक्सिस। तो दो एक्सिस मेनली होता है, दो ही एक्सिस मेनली होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, दो ही एक्सिस मेनली होता है। तो यहाँ पर जब दो ही एक्सिस होगा तो कितना भाग होगा, 4 भाग होगा। इसके तब एक किसी भाग को लेकर के मान निकालते हैं, कितना होगा 1/4 होगा। इसलिए वैज्ञानिक ने यहाँ पर कांस्टेंट का मान 1/4 यूज किया। क्लियर है सबका? चलिए, तो ये था हम लोगों का स्फेरिकल एब्रेशन। और अब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे पैराबोलिक मिरर पर। पैराबोलिक मिरर क्या है, अब इस बात को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर को हम लोग परवलयाकार दर्पण कहते हैं। पैराबोलिक मिरर को हम लोग परवलयाकार दर्पण कहते हैं। पर टाइप ऑफ मिरर में इसके बारे में बताए थे, लेकिन एक बार हम लोग 1 बाय 1 सारे मिरर को पढ़ रहे हैं इंडिविजुअली, इसलिए यहाँ पर हम लोग को फिर से आ गया है पैराबोलिक मिरर। तो देखिए पैराबोलिक मिरर क्या है। इट प्रोड्यूसेस नो स्फेरिकल एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन समझ गए हैं, इसके आधार पर इसका डेफिनेशन है। इट प्रोड्यूसेस नो स्फेरिकल एब्रेशन फॉर रेज which are parallel to its principal axis because such rays must, यहाँ पर must है, ये जो है आपका such rays must, must, must pass through the focus of the parabolic mirror। देखिए भाई, इसका मतलब ये होता है कि इसका हिंदी लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। बोलने पे भी आप लोग लिख लेते हैं, फिर भी लिख देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं स्पेस बनाने के लिए। कहते हैं इट प्रोड्यूसेस नो स्फेरिकल एब्रेशन which are parallel to its principal axis। यह दर्पण, यह दर्पण गोलीय दोष उत्पन्न नहीं करता है। यह दर्पण गोलीय दोष उत्पन्न नहीं करता है। आगे है इट प्रोड्यूसेस नो स्फेरिकल एब्रेशन फॉर रेज which are parallel to principal axis। जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है। बिकॉज सच रेज मस्ट पास थ्रू द फोकस, समांतर होती है। वह किरणें, वह किरणें फोकस से होकर गुजरती है। वह किरणें फोकस से होकर गुजरती है। वह किरणें फोकस से होकर गुजरती है। बिकॉज मस्ट पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर। यही है। देखिए भाई, इसका हिंदी हुआ, यह दर्पण गोलीय दोष उत्पन्न करता है, गोलीय दोष उत्पन्न नहीं करता है। जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है, वह किरणें फोकस से होकर गुजरती है। इसे ही परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। इसे ही परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। इसे ही परवलयाकार दर्पण कहा जाता है। चलिए अब आगे है, यहाँ पर गौर करना है इस फिगर पर। ये फिगर बता रहा है कि जितने भी इसमें लाइन आ रही है प्रकाश की किरणें,
वो सब एक ही फोकस पे कट रही है। इसका हम लोग इस तरह से फिगर बना सकते हैं। देखिए, इसका हम लोग इस तरह से फिगर बना सकते हैं। इसका एपरेचर बहुत कम होता है। एपरेचर ऑफ दिस मिरर इज वेरी स्मॉल एंड so spherical aberration is not produced in such type of mirror। इस मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है क्योंकि इसका जो एपरेचर होता है बहुत छोटा पाया जाता है। और अभी स्फेरिकल एब्रेशन क्या है आप सब पढ़ चुके हो, और इसलिए यहाँ पर अब ध्यान देना है। इसमें कोई भी स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, और इसमें सभी जो प्रकाश की किरणें हैं वो सब एक ही पॉइंट पर मिलती है। ऑल द रेज ऑफ लाइट coming from infinity meet at same point। It means spherical aberration is not produced। spherical aberration यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब आप सभी को ध्यान देना है, इसमें कोई spherical aberration नहीं है क्योंकि ये सभी एक ही पॉइंट फोकस पर जो है कट रही है, मिल रही है। और इस तरह के मिरर को ही हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। टाइप ऑफ मिरर पढ़ाते समय भी इसका नाम आया था, लेकिन वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में नहीं पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। इसका एपरेचर जो होता है बहुत छोटा होता है। याद रखना है, ये जो है पैराबोलिक मिरर है, इट इज पैराबोलिक मिरर। यही मिरर जो है पैराबोलिक मिरर कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग परवलयाकार दर्पण कहते हैं। परवलयाकार दर्पण कहते हैं। इसमें याद रखना है, द aperture the aperture of this mirror is very small। this mirror is very small। इस मिरर का जो द्वारक होता है बहुत छोटा होता है। इस दर्पण का द्वारक, परवलयाकार दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। चलिए नोट कर चुके हैं। अब यही फिगर यहाँ पर दिखाया गया है डिजिटली। इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन दैट the range of light coming from infinity meets at same point। It means there is only one single focus in parabolic mirror। No other focus is developed in parabolic mirror। It means a spherical aberration is absent in the parabolic mirror। परवलयाकार दर्पण में किसी प्रकार का गोलीय दोष नहीं होता है। गोलीय दोष बताए थे, उसे कहा जाता है जब एक नहीं दो तीन चार फोकस बनना शुरू हो जाए, कम से कम दो फोकस बनने लगे, तीन फोकस भी बन जाए, वो सब क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन है। लेकिन ऐसे दर्पण में कोई स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें देखिए, अब आगे है इसमें यहाँ पर यूजेज। यूजेज है, यूज का मतलब साफ है, आप समझते हो। इसका मतलब है इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग। यूजेज उपयोग, देखिए भाई उपयोग क्या क्या होता है परवलयाकार दर्पण का, हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, अब इस बारे में समझना है। यूजेज देखिए भाई, वर्षा यहाँ पर भी बहुत तेज वर्षा हो रही है, आप सबके एरिया में भी वर्षा हो रहा होगा। और ये चक्रवातीय वर्षा हो रही है, अभी मानसूनी वर्षा नहीं है। और ये चक्रवाती वर्षा पता ही होगा कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो समुद्री क्षेत्र में, अगर एक निम्न दाब बनता है तो वैसी स्थिति में चक्रवातीय वर्षा होती है। आप सब पहले भी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और अगर पृथ्वी पर निम्न दाब बन जाए तो बड़ी जोर से आंधी आती है, उसमें वर्षा नहीं होती है। लेकिन अगर समुद्र में निम्न दाब बन जाए, लो प्रेशर हो जाए, तो वहाँ से जो हवा गुलबंद होती है, वहाँ से जो प्रेशर डेवलप करता है, बहुत जोर से आंधी और बरसात दोनों होती है। तो अभी आपको पता ही है कि बंगाल की खाड़ी में बहुत लो प्रेशर होने के कारण ये जो है वर्षा और आंधी आया है, और ये अभी कंटिन्यू बिहार में भी पड़ रहा है। तो चलिए, फिर भी रोज़ रोज़ क्लास तो बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए आज क्लास हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें है यूज एज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। इसका उपयोग एक बहुत अच्छे परावर्तक के रूप में होता है। याद रखना है, परवलयाकार दर्पण का उपयोग पहला एक अच्छे परावर्तक के रूप में होता है। दूसरा, इन द टेलीस्कोप, इसका उपयोग दूरबीन में होता है। इसका उपयोग दूरबीन में होता है। तीसरा, इन द कम्युनिकेशन, इसका उपयोग संचार में होता है। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, देखिए समझ लीजिए।
यदि हिंदी तो आप लिख ही लिए होगे, लेकिन अगर नहीं लिख पाए हैं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परावर्तक के रूप में। तो पहला उपयोग हो गया परवलयाकार दर्पण का परावर्तक के रूप में। बहुत सारे गाड़ी में हेडलाइट जो होता है उसमें पैराबोलिक मिरर लगाया जाता है परावर्तक के रूप में, ताकि बहुत दूर तक फोकस चला जाए, बहुत दूर तक रोड पे गाड़ी पे दिखाई पड़ जाए एज परावर्तक के रूप में। दूसरा, दूरबीन में, दूरबीन में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दूरबीन में भी हम लोग लंबी दूरी के वस्तुओं को देखते हैं, तो ताकि प्रकाश बहुत दूर तक जाएगी तो वहां से इमेज साफ दिखाई पड़ेगा, इसलिए दूरबीन में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग इसका है संचार संचार में। देखिए भाई, संचार प्रक्रिया में भी हम लोग पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये संचार प्रक्रिया में पैराबोलिक मिरर होता है तो बहुत बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है, हम लोगों के टीवी में सिग्नल बहुत साफ आता है, क्योंकि लाइट, वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो वेव, जब हम लोगों के घर में लगे हुए एंटीना के रूप में उस पर पड़ता है, अगर ये बहुत अच्छा पैराबोलिक यूज किया जाए उस एंटीना को, तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, इमेज टीवी पर साफ दिखाई पड़ता है। तो कम्युनिकेशन संचार प्रक्रिया में भी इसका यूज होता है। और नेक्स्ट है अब हम लोगों का इलेक्ट्रिकल मिरर। इलेक्ट्रिकल मिरर का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार दर्पण। दीर्घवृत्ताकार दर्पण क्या है, अब इसे हम लोगों को समझना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मिरर? देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल मिरर पर जाने से पहले एक बार कोई क्वेश्चन अगर है आप सभी का, तो पैराबोलिक मिरर पर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। If you have any question in parabolic mirror, you can definitely ask such type of questions. परवलयाकार दर्पण में कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस हिमांशु कुमार, वेदर प्रॉब्लम यहाँ भी चल रहा है, बट क्लास रोज रोज तो नहीं रोका जा सकता। थैंक यू राजमोहन गांधी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2012 बैच के स्टूडेंट हैं और आप अभी क्लास में देख रहे हैं, तो मुझे हो सकता है बहुत दिनों से नहीं देख पाए, आपसे भी मिलने की मेरी इच्छा हो रही है। आप अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, राजमोहन गांधी। चलिए, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस कठिन परिस्थिति नेटवर्क प्रॉब्लम में भी जुड़े हुए हैं पढ़ाई में, बहुत धन्यवाद। साउंड तो जा रहा है ओम कुमार, देखो साउंड तो बहुत जा रहा है। चलो क्लियर है, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल मिरर, दीर्घवृत्ताकार दर्पण। देखिए, दीर्घवृत्ताकार दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? तो इसमें है इट हैज टू फोसी। फोसी, फोकस, इंग्लिश आप सब पढ़ते ही हो। इंग्लिश में फोकस यदि हुआ, जैसे रेडियस हुआ, तो एक रेडियस होगा तो रेडियस बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा रेडियस है तो उसको रेडियाई बोलते हैं, है ना, सिंगुलर प्लुरल। तो यहाँ पर फोकस अगर होता है, एक फोकस है तो उसको फोकस बोलते हैं, लेकिन दो फोकस तीन फोकस हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? फोसी, FOCI, प्लुरल वर्ड हो गया। तो यहाँ पर है इट हैज टू फोसी, मतलब इसमें दो फोकस होता है, F1 and F2. It does not throw the spherical aberration for the object lying at any one of its foci. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका हिंदी अब हम आपको लिख रहे हैं। इसका अब हिंदी है, इसका हिंदी है दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार दर्पण में दो फोकस दो फोकस होता है, जो F1 और F2 है। यदि
वस्तु को वस्तु को एक फोकस पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर बनता है। दूसरे फोकस पर बनता है। देखिए इस प्रकार इसमें गोलीय दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए भाई, तो गोलीय दोष का जहाँ तक सवाल है वो पैराबोलिक मिरर में तो नहीं होता है, लेकिन इलिप्टिकल मिरर में गोलीय दोष पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि इसमें दो फोकस बन गए। आज जो है थोड़ा सा साउंड में माइक में इस तरह का हो रहा है, बात है बादल उदल के चलते कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, उसके चलते ये थोड़ा आवाज़ बीच बीच में होता है। देखिए अब गौर कीजिए, यहाँ पर देखा गया उधर का, इस फिगर को देखना है। ये जो है संचार प्रक्रिया के लिए उपयोग होने वाला फिगर है, और इसमें इस तरह के मिरर को हम लोग यहाँ पर इलिप्टिकल मिरर कहते हैं। इट इज इलिप्टिकल मिरर। तो ये जो दर्पण यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? इलिप्टिकल मिरर है, इलिप्टिकल मिरर है। अब इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी ड्रॉ द इलिप्टिकल मिरर? इलिप्टिकल मिरर का हम दो फिगर बनाएंगे। दोनों फिगर पर जरा ध्यान से समझना है। देखिए दोनों फिगर को जरा ध्यान से समझना है सभी को। देखिए भाई, इलिप्टिकल मिरर कैसा होगा? पहला फिगर वो है जिसमें हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि इलिप्टिकल मिरर में अगर लाइट दूर से आता हो तो इसमें किस प्रकार का फोकस बनेगा। इसमें अगर लाइट दूर से आता हो, जैसे कि लाइट यहाँ से आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो जितना नज़दीक से आता है उसका जो फोकस है ना वो दूर में बनेगा। इस दोनों का यहाँ बना और इस दोनों का यहाँ बना। देखिए दो फोकस हो गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये है, ये है। ये जो दूर वाला है वो पहले और जो नज़दीक वाला है वो बाद में फोकस बनाएगा। तो इसमें दो फोकस हो गया। एक फोकस हो गया F1, F1, वाह 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 वाह। एक फोकस हो गया F1, दूसरा फोकस हो गया F2, और ये क्या है? पोल है। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं इसमें दो फोकस हो रहा है। तो यहाँ से सभी ये इस तरह से आया। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल मिरर। ये इलेक्ट्रिकल मिरर है। इस तरह के मिरर को हम लोग बाप रे, थोड़ा सा साउंड में माइक जो है बादल के कारण थोड़ा हो रहा है। देखिए भाई, इस तरह के मिरर को हम लोग इलेक्ट्रिकल मिरर कहते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल मिरर। इसमें क्या है, जो नज़दीक से आता है उसका फोकस बाद में बनता है, जो दूर से आता है उसका फोकस पहले बनता है। इस प्रकार का में दो फोकस डेवलप कर गया। F1 एंड F2 आर द फोकसिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर द फोसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मिरर। इलेक्ट्रिकल मिरर, तो इलेक्ट्रिकल मिरर का ये दोनों क्या है? फोसी है। अब दूसरा कंसेप्ट समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट को ही एक फोकस पे रख दें, उसका इमेज तक दूसरे फोकस पे बन जाएगा। तो यहाँ पर वो वाला फिगर हम बताने जा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को अगर एक फोकस पे रख दें तो उसका जो इमेज है वो दूसरे फोकस पे बनेगा। देखिए वही मिरर है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले रहे हैं, इसको इस तरह पॉलिश्ड कर दिए, और जब इसको हम लोग पॉलिश्ड कर दिए
तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। अब यहाँ पर एक फोकस पर ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, इस पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट आया। तो अब फोकस, एक फोकस से ऑब्जेक्ट से का काम कर रहा है और दूसरा फोकस पे तब उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर ये इसका इमेज बन रहा है, देखिए। तो यहाँ पर इस जगह इसका इमेज बन गया। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ, गोलीय दोष इसमें खत्म हो गया, गोलीय दोष इसमें खत्म हो गया। ये इसका हो गया। इसको हम लोग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं F1 और इसको यूज कर सकते हैं F2। अगर हम इसी को F1 माने तो वो क्या होगा, F2 होगा। यहीं पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो फिर उसी तरह से दूसरा फॉर्म करेगा। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम लोग, ये भी कह सकते हैं कि अब अगर हम इसी को F2 मान लें, कंसीडर दैट, अगर हम इसी को F2 से ही मान लिए, हम ऑब्जेक्ट मान लिए, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा। तो ये इस तरह से जो फॉर्मेशन हुआ, तो नो स्पेरिकल एबरेशन, नो स्पेरिकल एबरेशन, तो इसमें कोई भी स्पेरिकल एबरेशन नहीं है, इसमें कोई भी स्पेरिकल एबरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारा, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो यही चीज़ अभी हम वहाँ पे ऊपर में लिखे थे कि अगर इलेक्ट्रिकल मिरर की बात की जाए तो यहाँ पर दो फोकस बनता है, पहली बात। दूसरी, अगर एक फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज दूसरे फोकस पे बन जाता है। इस प्रकार इसका स्फेरिकल एबरेशन खत्म हो जाता है। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिकल मिरर क्या है। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मिरर। यही इलेक्ट्रिकल मिरर है जो प्रैक्टिकली बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। ये इलेक्ट्रिकल मिरर है, इसमें लाइट पड़ रहा है और इस प्रकार इसका इमेज फॉर्म कर। अब आगे आगे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए और भी इलेक्ट्रिकल मिरर का एग्जाम्पल्स है। यहाँ से इस फिगर को हम बड़ा कर रहे हैं, ये वही फिगर है जो अभी आप सभी ने बना चुके हैं। यहाँ पर ये मिरर है और यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, F1 पर ऑब्जेक्ट है। ये सब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इमेज कहाँ बना दिया, F2 पर। अभी तो फिगर बनाए ही थे, यहाँ पर F1 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन गया, F2 पर। आगे दूसरा फिगर देखिए, ये भी फिगर सामने है। ये S1 ये इलेक्ट्रिकल मिरर है, ये M1 इज द इलेक्ट्रिकल मिरर। यहाँ से अगर लाइट यूज किया गया इससे H2 से, ये ऑब्जेक्ट का काम किया और यहाँ से लाइट इस पर आ गया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ से लाइट आ रहा है तब और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो सेम चीज़ है, केवल अलग अलग फिगर से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में आराम से आ जाए। ये वही फिगर है जो हम पीछे अभी बनाए थे, तो उसमें वही दोनों फिगर स्केच करना है। अगर ज़रूरत लगे तो इस फिगर को भी बना सकते। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिकल मिरर। अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मिरर का हम लोग, ये मिरर इक्वेशन है। इलेक्ट्रिकल मिरर के बाद यहाँ पर ये मिरर इक्वेशन हम पढ़ा चुके हैं, मिरर इक्वेशन पढ़ा चुके हैं। मिरर इक्वेशन याद होगा, हम लोग मिरर इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं और जो क्लास रेगुलर करते हैं पता होगा। मिरर इक्वेशन होता है, मिरर, ये जो मिरर इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन पहले हम पढ़ा चुके हैं और ये 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। इट इज मिरर इक्वेशन। इसी को हम लोग मिरर फार्मूला भी कहते हैं। इसमें है द रिलेशन एमॉन्ग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, f ऑफ द मिरर, कनकेव या कन्वेक्स कोई भी हो, कैन बी इस्टेब्लिश, इट इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिरर इक्वेशन कहते हैं। एंड इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन द क्लास, क्लास में इसे प्रूव किया जा चुका है। अब आगे चलें हम लोग, और आगे अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए देखिए भाई, आगे अब इसमें क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ हम लोग को समझना है, ध्यान देना है। यहाँ पर
ये पॉइंट अभी नहीं हुआ है। देखिए भाई, देखिए, अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे पैराबोलिक मिरर और इलिप्टिकल मिरर के बारे में। उसके बाद मिरर इक्वेशन और F=R/2 ये फार्मूला पीछे प्रूव कर चुके हैं। अब उस पर आधारित कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है, इस तरह गौर करना है। इसमें से रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 है। देखिए, रिमेंबर पॉइंट, मिरर फार्मूला 1/F=1/U + 1/V इज सेम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हुआ यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए समान होता है। याद रखना है, दर्पण सूत्र 1/F लिखते जाना इसको। दर्पण सूत्र 1/F=1/U + 1/V अवतल और उत्तल दर्पण के लिए समान होता है। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए समान होता है। देखिए भाई, ये पहला पॉइंट हो गया। इसको हम चाहते हैं कि वहाँ से ही निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बताने में। रिमेंबर पॉइंट 26 में प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वेट करना है। ये फाइल नहीं आ रहा है पर पॉइंट वाला, इसे निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है वो। तो गौर करना है यहाँ पर कि ये उस फाइल में नहीं आ रहा था, 0 बता रहा था। देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। 26 विथ पासवर्ड। चलिए, तब तक कुछ वो आ रहा है, टेक्निकल मैटर है इसमें। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए भाई, बताना है। क्वेश्चन है, साइन कन्वेंशन रूल जो कार्टेशियन मेथड है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया था? साइन कन्वेंशन रूल जो कार्टेशियन मेथड है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? बताइए। साइन कन्वेंशन रूल, कार्टेशियन मेथड, चिन्ह परिपाटी का जो कार्तिक नियम है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? डी कार्ते। नेहा कुमारी बिल्कुल सही जवाब है। रौनक कुमार सही जवाब है। हम साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे थे, देकार्ते। देकार्ते बिल्कुल सही जवाब है। हिमांशु कुमार, गोविंद, संजीव, रोजन फायर, दीपा सिंह सही जवाब है। देकार्ते। उत्सव कुमार, पिंटू कुमार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यू आर राइट, राइट। अंकित राज, इट इज करेक्ट। मनीष कुमार कार्तेज सही है। गीता, कोमल सिंह, राज सिंह, रेने देकार्ते बिल्कुल सही है। बहुत सिंसियर स्टूडेंट है आप सब, तुरंत पकड़ लेते हैं जवाब, बात क्या होना चाहिए।
बहुत अच्छी बात है, देकार्ते बिल्कुल सही जवाब है। तो लगभग अ, ये 17वीं शताब्दी में ही एक वैज्ञानिक थे रेने देकार्ते, उन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन बाद में 1941 में न्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया। जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो पहले जैसे कि मेंडलीव ने दिया, फिर और ने दिया, और मोसले ने दिया, इस तरह से बदलता है ना। उसी तरह से चिन्ह परिपाटी का नियम सबसे पहले देकार्ते ने दिए थे, और उसके बाद फिर मॉडर्न सिस्टम 1941 में लागू हुआ। तो वो था मॉडर्न सिस्टम जो 1941 में हुआ, और देकार्ते ने 17वीं शताब्दी में दिए थे। वो 1600 कुछ उसमें आता है। बिल्कुल सही जवाब है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल मिरर। इलेक्ट्रिकल मिरर का यूज कोई खास ऐसा नहीं है, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल मिरर का यूज उसी तरह हम लोग रिफ्लेक्टर में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं। रिफ्लेक्टर में, कम्युनिकेशन में सेम टाइप का उसी तरह का यूज होता है जो उसमें आपने पढ़ा। कोई स्पेशल यूज इसका अलग से नहीं है। तो अनुराज, इलेक्ट्रिकल मिरर का यूज वही है जिस तरह रिफ्लेक्टर परावर्तक के रूप में, संचार के रूप में, एक एंटीना जो होता है डिश एंटीना, उसको बनाने में इस समय इसका उपयोग किया जाता है। लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। यस, रोशन राज नाम तो लेते हैं जी, सबका नाम लेते हैं। तो नीतीश कुमार 1941। चलो, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जब ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में सी और एफ के बीच रखा जाता है, उसका इमेज कहाँ बनता है? जब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा जाता है, उसका इमेज कहाँ बनता है? टेस्ट का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, टेस्ट जल्दी ही होगा, तैयारी करिए जोर से। रविराज। यस। तो जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा जाता है, तो उसका इमेज जो है वो सी से बाहर बनता है, बियॉन्ड सी, है ना। बियॉन्ड सी, सी से बाहर बनता है, यानी सी और अनंत के बीच बनता है। चलिए, सी और अनंत के बीच जो जवाब दे रहे हैं उस सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अब आपको मिरर के बारे में जो एक क्वेश्चन बताए थे उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट्स। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज सेम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब है ये जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण पर लागू है ना। यह यह अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण पर लागू है, दोनों दर्पण पर लागू है। तो पहला बात याद रखना है, ये जो दर्पण सूत्र है ये अवतल उत्तल दोनों के लिए लागू है। अगला नंबर, नंबर टू में है, एवरी पार्ट ऑफ ए मिरर फॉर्म ए कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि दर्पण का दर्पण का प्रत्येक भाग, दर्पण का प्रत्येक भाग वस्तु का वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाता है, संपूर्ण प्रतिबिंब बनाता है।
संपूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। देखिए भाई, ये जो दर्पण का प्रत्येक भाग है, अब मन में लगता है कि अगर ये एक दर्पण है, उसको अगर आधा लकड़ी से ढक देंगे तो क्या होगा, ऊपर आधा ढक दिए या नीचे आधा ढक दिए तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस जगह ये एक मिरर है और इस मिरर में इस तरह से इसे जो है पॉलिश किया गया है। अब यहाँ से ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहाँ से देखें तो जो भी लाइट आया, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट आया तो इसका इमेज बनेगा, एक फोकस से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, इमेज बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इमेज इसका बन गया, ठीक ना। लेकिन अगर आधा भाग ढक देंगे इधर का या उधर का तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, अगर हम आधा भाग ढक भी देते हैं तो भी उसका इमेज बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लोग आधा भाग इसका ढक देते हैं तो भी इमेज बनेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका आधा पार्ट को ढक दिए, मान लीजिए इतना सा आधा भाग इसका हम लोग क्या किए, इस तरह से ढक दिए, आधा भाग इसका कवर कर दिए कोई चीज़ से, इस तरह से कागज़ से, लकड़ी से, कोई चीज़ से आधा भाग इसका ढक दिए। आधा भाग जब इसका ढक दिए तो अब इमेज इसका कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज ठीक उसी तरह बनेगा जैसे पहले बन रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, यहाँ इस तरह से आएगा यहाँ, और इमेज उसका जो है फॉर्म करेगा। तो इमेज अगर इधर ढक दिए हाफ पोर्शन या उधर ढक दिए तो भी उसका इमेज बनेगा। हाफ कवर्ड पोर्शन है ये, इट इज़ द हाफ कवर्ड पोर्शन, ये इसका जो है हाफ कवर्ड कवर्ड पार्ट। तो अगर आधा भाग इधर ढक दें या आधा भाग उधर ढक दें तो प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है, अगर दर्पण के प्रत्येक भाग वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाता है तो दो ही भाग होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। अगर इधर ढक दिए तो भी बनेगा, उधर ढक दिए तो भी बनेगा। आगे है अगला नंबर, अगला है brightness of image depend upon the amount of light reflected by the mirror। इसका मतलब है प्रतिबिंब प्रतिबिंब का चमक, प्रतिबिंब का चमक दर्पण द्वारा परावर्तित, दर्पण द्वारा परावर्तित ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। प्रतिबिंब का चमक दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा पर पड़ता है, प्रकाश की मात्रा पर पड़ता है। देखिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रकाश दिए हैं तो कितना प्रतिशत प्रकाश परावर्तित हुआ, तो चमक उसी पर निर्भर किया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो गया तो चमक ज़्यादा होगा, अगर कम प्रकाश परावर्तित हुआ चमक कम होगा। फिगर द्वारा समझा देते हैं। यहाँ पर ये एक मिरर है और इस मिरर में यहाँ पर जो है लाइट ये जो गया इस तरह, ये लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, गया, रिफ्लेक्ट हुआ, गया, रिफ्लेक्ट हुआ। तो जितने लाइट जाता गया रिफ्लेक्ट होता गया, ये चमक जो है बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो कि कुछ लाइट उसका पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसकी चमक क्या होगी, घटेगी। तो जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसी पर चमक निर्भर करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तब यहाँ से लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, गया, रह गया, गया, रिफ्लेक्ट हुआ। तो जितना गया उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे चमक क्या होगी, कम, और यहाँ पे चमक क्या होगी, ज़्यादा। अब ये सोचेंगे कहाँ गया,
ये पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, दिस पार्ट कैन बी एब्जॉर्ब इन दिस। ये इसमें अगर एब्जॉर्ब हो गया या किसी स्थिति में वहाँ पर कलेक्ट हो गया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ब्राइटनेस जो है ज़्यादा होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ब्राइटनेस, ब्राइटनेस जो है, चमक जो है, ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा हुआ और ब्राइटनेस यहाँ पर कम हुआ, ब्राइटनेस यहाँ पर कम हुआ। तो याद रखना है, जो भी दर्पण का प्रतिबिंब का चमक निर्भर करेगा वो प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करेगा। तो जितना प्रकाश परावर्तित होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना चमक होगा। दर्पण में आप देखते हैं कि बहुत चमक होता है, दीवार से भी तो वही लाइट पड़ता है तो चमक घट जाता है, क्यों? क्योंकि परावर्तन कम हो रहा है ना। तो जितना ज़्यादा प्रकाश परावर्तित होगा उतनी ज़्यादा उसमें चमक होगी। अगला नंबर है, अगला नंबर है, देखिए अगला नंबर, द डिराइव्ड मिरर इक्वेशन वी शैल मेक द फॉलोइंग एजम्पशन। इसका मतलब हुआ कि दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए निम्न संकल्पनाओं का पालन करना चाहिए। दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए निम्न संकल्पनाओं का पालन करना चाहिए। देखिए भाई, दर्पण सूत्र जब हम लोग प्रूव करते हैं उसमें इस 3 बातों का पालन जरूर होना चाहिए। सबसे पहला, पहला नंबर है, पहला नंबर ए नंबर है, द एपरेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। याद कीजिए, यदि क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं तो पता होगा उस समय माने थे, सपोज ए पॉइंट पी के बहुत करीब हो, याद है? इसका मतलब दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तभी ये फार्मूला जो है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ये प्रूव हो पाएगा। दिस फार्मूला कैन ओनली प्रूव when the aperture of the mirror is very small। आगे नंबर 2, नंबर बी में लिखना है, नंबर बी में समझना है। तो ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, वस्तु, वस्तु एक बिंदु वस्तु होना चाहिए। वस्तु एक बिंदु वस्तु होना चाहिए। देखिए भाई, याद कीजिए, अगर आप दर्पण सूत्र का प्रूफ पढ़े हैं, जो हम प्रूफ किए हैं, उसमें बात बताए होंगे कि यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। यहाँ पर साइज ऑब्जेक्ट या इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसको तभी प्रूफ कर सकते हैं जब वस्तु एक बिंदु वस्तु के रूप में होना चाहिए। और सी नंबर में है, सी नंबर में है, द इंसिडेंट रेज मैक्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण प्रधान, प्रधान अक्ष के साथ, प्रधान अक्ष के साथ बहुत बहुत छोटा कोण बनाता है। प्रधान अक्ष के साथ बहुत छोटा कोण बनाता है। देखिए भाई, तो मिरर फार्मूला को हम लोग प्रूफ तभी कर सकते हैं जब ये 3 बातें लागू हो। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कंडीशन टू ऑब्टेन द मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र को प्राप्त करने का शर्त क्या है? तो दर्पण सूत्र को प्राप्त करने का यही 3 शर्त है। पहला है द एपरेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल, दूसरा है द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, तीसरा है द इंसिडेंट रेज मैक्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तीनों सूत्र, तीनों बात याद रहेगा। तो दर्पण सूत्र को ऐसे वैसे साबित नहीं कर सकते, उसको साबित करने का 3 महत्वपूर्ण शर्त है। ये तीनों शर्त को अगर हम पालन करते हैं तभी ये दर्पण सूत्र जो है प्रूव हो सकता है, अन्यथा प्रूव नहीं कर सकते। तो ये था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट अब आ गया है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन दर्पण के लिए भी होता है और लेंस के लिए भी होता है। तो मैग्नीफिकेशन दर्पण और लेंस दोनों के लिए होता है। अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन मिरर, तो यहाँ पर दर्पण के लिए पढ़ेंगे। जब लेंस में जाएंगे उसमें कई टाइप का मैग्नीफिकेशन होता है, वहाँ पर कई प्रकार का मैग्नीफिकेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मैग्नीफिकेशन का टाइप नहीं है, अभी हम लोग मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर है मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग
यहाँ पे कहेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर का मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अब यही पॉइंट जो है पढ़ना है। अब इसे हम यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं। देखिए भाई, ये हेडिंग यही होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। इसका अब देखिए, इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी होगा द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। देखिए भाई, गोलीय गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए भाई, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लिए हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ये फिगर दिखाया गया है। देखिए, लाइट यहाँ से आया ये और फोकस से होकर निकल गया। दूसरा जो लाइट है आपका यहाँ से आया और फिर ये यहाँ से निकल गया। अब हम लोगों को देखना ये है, इसमें हम लोग प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति को समझते हुए इसका मान कैसे निकालें। ये फिगर भी आप बना सकते हैं, ये फिगर जो मन हो बना सकते हैं, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे इसका मान हम लोग कैसे कैसे निकालें। देखिए भाई, सबसे पहली बात यहाँ पर अब देख सकते हैं, इसका परिभाषा लिखने के बाद इसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला यहाँ पर होगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू यह हो जाएगा साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। साइज का मतलब होता है उसका हाइट, HI, और यहाँ पर HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे करके लिख सकते हैं या दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं कैपिटल O से। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं फार्मूला, या इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। इसमें से ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। नोट हो गया सबका। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपको बताते हैं। दर्पण चूंकि दो तरह का है, मेनली स्फेरिकल मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर और एक है कनकेव मिरर। तो दोनों मिरर में मैग्निफिकेशन का मान अलग अलग हो जाता है। कंसेप्ट वही है, लेकिन साइन का मामला आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट से गलती होती है। इसलिए ज़रा सावधानी से इसको फॉलो करना है। अभी जो आने वाला है कि कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, उसमें भी दो बात है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा, इमेज के लिए कैसा होगा और वर्चुअल इमेज के लिए कैसा होगा, इसलिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर अब गौर करते हैं हम लोग इस जगह। देखिए, यहाँ पर है व्हेन द, सबसे पहला है और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए हम चल रहे हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पर है फॉर कनकेव मिरर। अब हम लोग निकालेंगे कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर में दो कंडीशन है, व्हेन रियल इमेज इज फॉर, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो। देखिए भाई, इसका मतलब हुआ जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, जब
वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब मैग्निफिकेशन क्या होगा कनकेव मिरर के लिए। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिर मान निकल जाएगा। देखिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग, ये रहा एक, बहुत बड़ा हो जा रहा है तो छोटा कर देते हैं। देखिए भाई ये रहा, इसको पॉलिश कर दिए, तरह से पॉलिश हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यहाँ पे हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर दो लाइट लेना है मेनली, एक चार्ट को लाइट लेने का तरीका बताए थे पिछले क्लास में, दो को लेना है मेनली। यहाँ से तरफ होल से इस तरह ये इमेज बन गया, का नाम हो गया ए बी, ये ए डैश बी डैश है ना। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब और करना है, इतना सा जो डिस्टेंस है, इतना सा जो डिस्टेंस है, ग्रीन कलर चुन रहे, इतना सा जो डिस्टेंस है ये हो गया जी, और इतना सा जो डिस्टेंस है ये हो गया यू। देखिए भाई जो भी करते हैं ज़्यादातर सामने ही करते हैं, ज़्यादातर हम डिजिटली नहीं चलते हैं। देखिए दोनों लेकर के चलते हैं, डिजिटल भी और हाथ से भी। देखिए गौर कीजिए, अब यहाँ पे हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि कनकेव मिरर के द्वारा बना हुआ ये इमेज क्या है, क्या है, रियल इमेज है। तो यहाँ पर जब रियल इमेज बनता हो तब ये रियल इमेज है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी बोथ आर सिमिलर, ये दोनों समरूप होगा ज्यामिति के आधार पर। तो ए डैश बी डैश पी और ए बी पी दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पे ज्योमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं, बाय ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी पी। देखिए भाई ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, अगर ये सिमिलर होगा तो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बाय हो जाएगा ए बी, ये इक्वल हो जाएगा पी बी डैश बाय पी बी, ये हो जाएगा पी बी डैश और बाय हो जाएगा पी बी। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए साइन कन्वेंशन रूल ये नीचे है, बताए थे साइन कन्वेंशन रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा क्या होगा यहाँ माइनस, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा क्या होगा प्लस, और यहाँ पर पी बी डैश, पी बी डैश कितना है, पी बी डैश का मान हो गया ही और माइनस, और ये हो गया यू माइनस, तो दोनों इस तरफ है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा। इसी को तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया तब एम माइनस इसका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसका माइनस हट गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, इट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इट इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन और कनकेव मिरर व्हेन द इमेज इज रियल, जब वस्तु का प्रतिबिंब रियल बनता हो तब वैसी स्थिति में कनकेव मिरर में आवर्धन का यही सूत्र होगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पर कह सकते हैं
मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो यही ना मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, इसलिए मैग्निफिकेशन याद रखना है। जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस पर आता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का जब रियल इमेज बनेगा तब। अब इसमें दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर पर चल रहे हैं हम लोग, और दूसरा नंबर है व्हेन, एक बार इसको ठीक से आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक से देख लीजिए। अब दूसरा नंबर पे चल रहे हैं हम लोग, और दूसरा है व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। दूसरा का हिंदी हो गया जब जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो। देखिए भाई, अब इसमें भी पहले फिगर लेना पड़ेगा, फिगर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो अब इसका फिगर पहले ले लेंगे। ये रहा कनकेव मिरर, और यहाँ से इसको पॉलिश्ड कर दिए हैं। इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन, यही निकालना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहा। यहाँ से अब एक लाइट जो है ये तो इस तरह से आया, और यहाँ से इसके फोकस होते हुए गुजरेगा, से गया, और एक यहाँ पे पोल पाया, और ये ऐसे जाएगा, और ये क्या बना देगा, इसका इमेज बना देगा। तो ये इसका इमेज बना, ये है ए बी, और ये है ए डैश, और ये है बी डैश। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और एक एक चीज़ बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, समय लगेगा लेकिन हर चीज़ होगा, क्योंकि 12 क्लास आप सभी बार बार नहीं करोगे, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का, हर एक चीज़ पढ़ना जरूरी। अब यहाँ पर ये हो गया इसका इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ये वो फिगर है जबकि कनकेव मिरर में इमेज कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, काल्पनिक। तो सारी बातें बताई जाएगी, एक जितनी भी चीज़ें होगी, इतना चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको 2 4 5 किताबें उल्टानी पड़ेगी। बहुत सारा चीज़ में कलेक्ट करके हम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रकाश का परावर्तन और दर्पण में कितनी सारी चीज़ें आई है। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मान क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए डैश पी और ए बी पी दोनों सिमिलर होगा ज्योमेट्री से। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी पी। अब यहाँ से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी। यह हो जाएगा ए डैश बी डैश बाय हो जाएगा ए बी, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो जाएगा पी बी डैश बाय पी बी। यह हो जाएगा पी बी डैश बाय हो जाएगा पी बी। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, यह है हाइट ऑफ इमेज, यह है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, both are positive, both are positive because both the height of image and height of object above the principal axis, it means both are positive। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा इस तरफ, तो प्रकाश के दिशा में है, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्रकाश के विपरीत है, और चलिए क्या हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया माइनस। इसी को तो हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, याद है अभी। तो यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू हो गया एच आई बाय एच ओ। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है
जबकि कनकेव मिरर में इमेज जो है वर्चुअल होता है। तो कनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और कनकेव मिरर में जब इमेज रियल होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, निगेटिव। यही पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे विद्यार्थी याद नहीं रख पाता है और न्यूमेरिकल इस पर आता है, गलती होता है। देखिए बताएंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इससे भी, लेकिन अभी पहले थ्योरी को क्लियर करना है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा -p/u, यही है इसका फॉर्मूला। और इस तरह हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन जो है क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो पहला कंडीशन था जब रियल हो इमेज कनकेव में तब कैसा मैग्नीफिकेशन होगा, दूसरा जब वर्चुअल हो तब कैसा होगा। ये हो गया। अब आगे देखिए भाई, आगे है इसमें व्हेन कन्वेक्स में रियल इमेज बनता ही नहीं है, कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, पता होगा रे डायग्राम पढ़ाए थे। कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स मिरर not produce the real image। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है, इसमें तब हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं। इसमें ये नॉट एप्लीकेबल है, इसमें ना कोई क्वेश्चन होगा ना कुछ आएगा, इस पर ना कोई रे डायग्राम होगा ना न्यूमेरिकल आएगा, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन आप देख लिए, दूसरा कंडीशन है आपका, पहला कंडीशन एक बार ठीक से देख लीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं होता है। दूसरा कंडीशन है व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, उत्तल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो। तो यहाँ पर है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो। देखिए भाई, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब हम लोगों को समझना है अब इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। देखिए गौर कीजिए, मैग्नीफिकेशन इसका क्या होगा, ध्यान देना है। पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले। ये रहा कन्वेक्स मिरर, इसको पॉलिश भी कर देंगे, पॉलिश नहीं करेंगे तब तो काम नहीं चलेगा, पॉलिश भी कर देंगे। और यहाँ से ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर अब ये रहा इसका ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसका ये रहा रे डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, एक लाइट सीधा फोकस से और एक पोल से जाके इस तरह ये बना दिया इमेज, है ना, यहाँ पे इमेज बना दिया। अब यहाँ से ये हो गया ए बी, यहाँ पे इमेज बन गया इसका, ये हो गया ए डैश बी डैश, ये इसका फोकस है और ये क्या है, पोल है। इतना सा जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस, इतना सा जो है इमेज डिस्टेंस है। और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हो गया इतना सा इतना सा इतना सा हो गया हाइट ऑफ इमेज। अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम तो बना लिए, अब क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीफिकेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, देखिए भाई, तो कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, केवल मैग्नीफिकेशन पढ़ा देते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मैग्नीफिकेशन है। तो उसके बाद जब न्यूमेरिकल की बारी आती तो इस समय आप सब मिस्टेक कर जाते,
इसलिए इसका फार्मूला कब क्या होगा सबको हम निकाल दे रहे हैं, सबको ठीक से रिवाइज रखना है, उसके बाद एक भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ पे गौर करना है हम लोग, इस जगह चलते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ए बी पी यानी ए डैश बी डैश पी, इधर से भी ले सकते हैं। ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी पी। यहाँ पर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी पी। ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये ट्रायंगल बड़ा वाला आपस में समरूप होगा। क्लास 10 में आप सब समरूपता का बहुत सारा थ्योरम पढ़े थे, याद होगा। तो यहाँ पर जब ये समरूप होगा तो लिख सकते हैं इस जगह हम लोग ये जो ए डैश बी डैश है बाय ए बी ये इक्वल हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा पी बी डैश बाय पी बी का, ये हो जाएगा पी बी डैश बाय पी बी का। सभी में हम वही चीज़ यूज किए हैं जो कि जैसे ए बी पी वैसे यूज किए ताकि किसी में कन्फ्यूजन ना हो जाए। कन्फ्यूजन बड़ी बड़ा समस्या है, कन्फ्यूजन अगर एक बार हो गया ना जीवन भर कन्फ्यूजन आदत पड़ जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन में मत पड़ना है। देखना है ए डैश बी डैश ये और फिर इसका और बाय इतना बाय उतना इसका। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया एच आई है ना, और ये क्या हो गया एच ओ, और यहाँ पर दोनों तो ऊपर ही है तो बोथ आर पॉजिटिव। और यहाँ पर पी बी डैश पॉजिटिव हो गया और पी बी निगेटिव हो गया, साइन कन्वेंशन रूल यहाँ पर ये निगेटिव हो गया। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन कनकेव का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स का केवल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू ये हो गया एच आई बाई एच ओ, ये हो गया माइनस भी बाई यू, ये हो गया माइनस भी बाई यू। यहाँ पर हम लोग अब लिख देंगे वन लाइन में, इस जगह लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग द हुआ भाई। देखो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस जगह कि मैग्निफिकेशन इन कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है, याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक लोग पहुँचे हैं अभी। अब गौर कीजिए इस जगह तक हम लोग पहुँचे हैं और ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1 घंटा से थोड़ा ऊपर क्लास हो गया है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ तक आज पहुँच गए। बाकी क्लास मैग्निफिकेशन आज हम लोग कनकेव मिरर में पढ़े, कन्वेक्स मिरर में पढ़े, इस सभी में क्या रिलेशन है इसके बारे में कल के क्लास में बताएंगे। क्लास कंटिन्यू रहेगा। अगर मौसम ठीक रहा, नेटवर्क ठीक रहा तो शाम में सरफेस टेंशन का क्लास जो है पृष्ठ तनाव जो चलता है 5 बजे वो होगा। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहा तो फिर वो क्लास नहीं होगा, लेकिन फिर कल मैग्निफिकेशन में और बहुत सारा थ्योरी अभी है, कल इसके बारे में और बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।